नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सक्सेस प्लस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं सुमित चौधरी और हम पढ़ रहे थे मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया यानी आधुनिक भारत का इतिहास। और आधुनिक भारत के इतिहास में ब्रिटिशर्स की 3 पॉलिसीज़ हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जिन्होंने ब्रिटिश एम्पायर की भारत में नींव रखी और ब्रिटिश एक्सपांशन पॉलिसीज़ को आगे बढ़ावा दिया और भारत में ब्रिटिशर्स का जो एम्पायर है उसको काफ़ी मजबूत किया। तो उन 3 पॉलिसीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। वो हैं द पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस सब्सिडरी अलायंस सिस्टम यानी कि सहायक संधि, और इसको मैंने कंप्लीट करा भी दिया है। अगर आप इसका सेपरेटली वीडियो देखना चाहते हैं सब्सिडरी अलायंस का, तो वो भी आपको यहाँ की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी कि राज्य हड़प नीति। तो ये 3 जो पॉलिसीज थी, इनसे ब्रिटिशर्स को बहुत फायदा हुआ और यहाँ के जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनको बहुत नुकसान हुआ इन ट्रीटीज़ को साइन करने के दौरान। क्या क्या चीज़ें हुई थी सभी को देखेंगे, लेकिन पहले देखते हैं कि किन लोगों ने इन पॉलिसीज़ को भारत में लॉन्च किया या फिर इन्वेंट किया। तो ये हैं भारत के पहले गवर्नर जनरल, ब्रिटिश इंडिया के पहले गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर जनरल भी इनको बोल सकते हैं। कौन है? वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग हैं और इन्होंने 1772 से रूल ये किया था। लगभग काफ़ी सालों तक इन्होंने 13-14 साल तक ये यहाँ पे रहे थे गवर्नर जनरल। तो वॉरेन हेस्टिंग ने सबसे पहले पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस को लॉन्च किया था। इन्होंने इस पॉलिसी को लेके आए थे। उसके बाद हैं ये हैं, कौन है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस है, इनका समय है 1798 से 1805 के बीच में। ठीक है, 1805 के बीच में। तो ये भारत में इस समय के बीच में गवर्नर जनरल रहे और इन्होंने एक नई पॉलिसी को लेके आए जिसको बोलते हैं सब्सिडरी अलायंस सिस्टम यानी कि सहायक संधि का जो प्रस्ताव था वो इन्होंने भारत में एक तरीके से वेल डॉक्यूमेंटेड किया। ठीक है, इसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे तब पता चलेगा। और ये है लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी है ये, और डलहौजी जो है भारत में आया था 1848 से 56 के बीच में। ये भारत का गवर्नर जनरल रहा था, ब्रिटिश इंडिया का गवर्नर जनरल रहा था। तो इसने लेके आया था, ये लाया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स सिस्टम को। तो ये तीनों सिस्टम क्या हैं, डिटेल में अगर आप इनको पूरा पढ़ेंगे तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी। और बहुत सारे राज्यों को इन्हीं पॉलिसीज़ के थ्रू ब्रिटिशर्स ने अनेक्स किया है, जीता है। ठीक है, तो पहली जो पॉलिसी है वो है द पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस। रिंग फेंस क्या है? आप एक तरीके से देख सकते हैं तारबंदी कर देना। अपने स्टेट को बचाने के लिए उसके चारों तरफ एक प्रोटेक्शन लाइन बना देना है, बाउंड्री बना देना है। तो वो किस तरीके की बाउंड्री है? ऐसा तो है नहीं कि बेसिकली एक तारबंदी ही करी जाएगी या फिर वहां पे कोई दीवार खींची जाएगी, ऐसा नहीं होता था। क्या होता है? मैप के थ्रू देखिए, देखिए ये नोट्स जो हैं ये मैंने आपके लिए बनाए हैं, ये आप पढ़ सकते हैं। मैं आपको जो बोल रहा हूँ चीज़ें वो समझना। ये जो टेरिटरी है बंगाल की, ये ब्रिटिशर्स के अंडर आ चुकी थी 1764 तक। बक्सर का जो बैटल लड़ा गया और उससे पहले प्लासी का बैटल लड़ा गया। तो 1764 में ब्रिटिशर्स ने बंगाल को ऑक्यूपाई कर लिया था। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, अवध को भी हरा दिया था। आपको पता है ये अवध वाला जो इलाका है, अवध या इसको भी हरा दिया था, और जो मुगल बादशाह है उसको भी बक्सर की लड़ाई में हरा दिया था। ठीक है, तो उसके बाद आपको ट्रीटीज भी याद होंगी कि यहाँ पे एक ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ अहमदाबाद, इलाहाबाद की ट्रीटी हुई थी अवध के राजा के साथ। अवध का जो उस समय नवाब था, कौन था? शुजा उद्दौला, उसके साथ ट्रीटी साइन हुई थी। वो ट्रीटी जो थी बेसिकली वो आप एक तरह से देख सकते हैं वो पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस के तहत ही एक ट्रीटी थी, जिसमें देखो ब्रिटिशर्स को एक खतरा था। उनको लगता था कि इधर से अफगानिस्तान से अफगान ही आते हैं, जैसे दुर्रानी आया था और मराठों के साथ लड़ाई लड़ी थी, सिखों के साथ लड़ाई लड़ी थी। तो अफगान जो हैं भारत पे बार बार इन्वेजन करते थे। साथ ही साथ जो मराठे हैं वो भी अपनी रेड्स भारत के अलग अलग हिस्सों में मारते थे। जो भी कमज़ोर राजा हुआ करते थे उन पे जो मराठे हैं उनका बार बार इन्वेजन होता था। तो ब्रिटिशर्स को एक चीज़ का खतरा था कि ये जो लोग हैं, ये मराठे हैं और इधर से अफगान हैं, इनसे हमें अभी खतरा है। क्योंकि शुरुआती समय में जब ब्रिटिश एम्पायर की नींव ही रखी गई थी भारत में, उस समय तो कमजोरी था, इतना ताकतवर नहीं था ब्रिटिशर्स। तो उन्होंने क्या किया कि अवध को, उन्होंने सोचा कि अभी अवध को हराया है तो अवध को क्यों ना एक बफर जोन की तरह काम में लिया जाए। बफर जोन क्या है? बेसिकली मान लो ए है और बी है, इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट अगर ना हो तो बीच में एक ऐसा जोन बना दिया जाए सी, जिससे क्या हो कि इन दोनों के बीच में डायरेक्टली कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो। तो अवध क्या काम करेगा? इधर से अफगानों से बचाएगा और इधर से क्या बोलते हैं, मराठों से बचाएगा। ठीक है, किसको? ब्रिटिशर्स को, बंगाल को। बंगाल पे अब डायरेक्टली इन्वेजन नहीं कर सकते अफगानिस्तानी, उनको पहले अवध को जीतना पड़ेगा। तो ये बात तो कोई बड़ी है नहीं कि आप समझ सकते हैं कि अफगान इतना पावरफुल तो था ही कि वो अवध को हरा सके।
इसीलिए वॉरेन हेस्टिंग ने क्या सोचा कि अवध को किसी भी तरीके से थोड़ा ताकतवर बनाया जाए, वहाँ पे जो आर्मी है उसको थोड़ा ताकतवर बनाया जाए ताकि अवध जो है वो बफर जोन की तरह प्रॉपरली काम कर सके और अवध को आसानी से हराया ना जा सके अफगानों या मराठों के द्वारा। ठीक है, तो आप ये सोचेंगे कि ये अवध कल को ज़्यादा पावरफुल हो गया तो ये ब्रिटिशर्स के लिए भी खतरा हो सकता है। तो इसीलिए इन्होंने एक बहुत ही ढंग से एक ऐसी पॉलिसी लेके आए कि अवध के नवाब के साथ एक पॉलिसी को साइन किया और कहा कि आपके यहाँ पे सेना हमारी रहेगी, है ना, हमारी सेना जो है वो ज़्यादा सुप्रीम है आपके कंपैरिजन में, और हम आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे जो दूसरे फॉरेन इन्वेजन होते हैं उनसे, लेकिन बदले में आप हमारी आर्मी की मेंटेनेंस का खर्चा दोगे। ठीक है, क्योंकि अभी अवध का जो नवाब है वो हारा था बैटल ऑफ बक्सर में, तो उसके पास कोई चॉइस नहीं थी कि वो इस बात को मानने से इनकार कर दे। ठीक है, तो यहाँ से एक तरह से क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स ने अपनी आर्मी को अवध में डिप्लॉय भी कर दिया, अवध को बफर जोन भी बना लिया और अवध की सॉवरेनिटी को भी एक तरीके से छीन लिया। ठीक है, तो यह अवध जो है ये सबसे पहले इस पॉलिसी का शिकार बना। ठीक, ऐसे ही धीरे धीरे करके ये कुछ स्टेट बनते गए और इनको जो इनके पड़ोसी देश जो स्टेट जो लगते थे उनसे ये एक तरीके से इस तरह की ट्रीटी साइन कर लेते थे। ठीक है, तो ये तो थी पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस। तो क्या कर दिया इन्होंने, बफर जोन्स बना दी, आपने बाउंड्री को पावरफुल इन्वेजन से बचाने के लिए क्या कर दिया है, उसके आसपास के इलाके को प्रोटेक्ट कर लिया है। बेसिकली यही रिंग फेंस की पॉलिसी थी। ठीक है, बस बाकी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। फिर बात आती है सब्सिडरी अलायंस सिस्टम, यानी कि सहायक संधि है। सहायक संधि जो थी ये क्या थी, तो सहायक संधि जो है नाम से तो आपको सहायक संधि लगती है, सब्सिडरी अलायंस जो है इसमें क्या है, ये शब्द जो है सब्सिडरी अलायंस ये पहले फ्रांसकोवा डुप्लेक्स ने शुरुआत की थी। इस शब्द को पहले सबसे पहले उन्होंने ही इस्तेमाल किया। उन्होंने क्या कहा, फ्रांसकोवा डुप्लेक्स कौन था, ये एक फ्रांसीसी, फ्रांस का एक गवर्नर था भारत में, उसने वो भी आया था और उसका मकसद यही था कि यहाँ के राजाओं के साथ सब्सिडरी अलायंस साइन किया जाए, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाया। ठीक है, और वहाँ यहाँ पे फ्रांस को भारत के अंदर ब्रिटिशर्स ने हरा दिया था कर्नाटिक वॉर्स में। लेकिन फिर एक व्यक्ति आता है जिसका नाम है लॉर्ड वेलेस्ली, जिसको मैंने शुरू में ही बताया। ये भारत में गवर्नर जनरल बन के आता है 1798 से लेके 1805 के बीच में ये गवर्नर जनरल रहता है। इसके समय ही आपको पता है टीपू सुल्तान को उन्होंने फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में हराया था। तो इसने क्या किया, एक ऐसी पॉलिसी लेके आया कि ये क्या करता है, रिंग फेंस पॉलिसी जो है ना इसका एक्सटेंशन ही मान लो। ये किस तरह की पॉलिसी थी कि यहाँ से ब्रिटिश जो अंपायर है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो भारतीय जो मूल के राजा हैं उनकी सॉवरेनिटी को कंप्लीटली छीन लेती थी। ये पॉलिसी बड़ी ही इनके लिए खतरनाक थी। क्या थी इस पॉलिसी में, क्या है, इंडियन किंगडम अपनी सॉवरेनिटी को खो देते थे और बेसिकली क्या होता था, मैं आपको यहाँ पे एक बताऊँ। मान लो एक किंगडम है, इस किंगडम के पास पावर क्या क्या होती है, इसके पास है इसकी आर्मी। उस समय आर्मी सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि आर्मी से ही पावर आती है, इसकी पुलिस। ठीक है, और फिर इसका टैक्स कलेक्शन का सिस्टम है। ठीक है, ये तीन चीजें आती हैं, है ना। तो अब ब्रिटिशर्स ने क्या किया, जब भी किसी राजा को हरा देते थे, कमजोर जब कोई राजा पड़ जाता था तो उसके पास ये अपनी पॉलिसी लेके जाते थे और उसको कहते थे कि तुम सब्सिडरी अलायंस सिस्टम साइन कर लो हमारे साथ और हम क्या करेंगे, तुम्हारी आर्मी को क्या करना पड़ेगा, तुम डिसॉल्व कर देना, तुम्हारी आर्मी और पुलिस के ऊपर हमारा कंट्रोल रहेगा, हम तुम्हें विदेशी आक्रमणों से बचाएंगे और इंटरनली भी कोई रिवोल्ट हो गया तो उससे भी तुम्हें बचाएंगे। तुम क्या करो, रूल करो, यहाँ पे रूल करो और यहाँ पे तुम्हारे इंटरनल पॉलिटिक्स में हम किसी तरीके का कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन आर्मी, पुलिस और टैक्स कलेक्शन का जो चार्ज है वो हमें दे दो। टैक्स कलेक्शन भी बेसिकली इसमें तो होता नहीं था, ये एक्सटेंडेड वर्जन में बता रहा हूँ आपको, क्योंकि ये जो सब्सिडरी अलायंस है ये भी एक चरण में नहीं लागू हुई, इसके भी तीन चरण थे। एक तो पहले बहुत ही बेसिक सी ट्रीटी थी जिसमें राजाओं को इतना दबाया नहीं गया, फिर मीडियम सी मान लो, और फिर एक एक्सट्रीम ट्रीटी थी जिसमें राजाओं को पूरी तरीके से उनकी सोवरेनिटी को खोना पड़ता था। तो पुलिस और आर्मी अगर राजा के हाथ में चली से निकल गई है तो राजा पावरफुल तो रहा नहीं, उसकी सोवरेनिटी, उसकी स्वायत्तता जो है वो कंप्लीटली जा चुकी है, छीन चुकी है। तो ये बेसिकली थी सब्सिडरी अलायंस और इसकी कुछ टर्म्स जो हैं वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। क्या फीचर्स थे इसके, फीचर्स यही थे कि एक तो राजा जो है उसको अपनी आर्मी को पूरी तरीके से डिसॉल्व करना पड़ेगा और ब्रिटिश आर्मी को, फोर्सेज को अपनी टेरिटरी में एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि अब ब्रिटिश फोर्सेज जो हैं उसके अंपायर में काम करेंगी और वो साथ ही साथ इस ब्रिटिश फोर्स का जो मेंटेनेंस का जो खर्चा है वो भी ये राजा ही देगा। ठीक है, तो ये चीज़ें करवाते थे। तो उससे क्या है,
दोहरा फ़ायदा होता था। एक तो इनके ब्रिटिश फोर्स के जो ऑफिसर्स थे उनको रोज़गार मिलता था, एम्प्लॉयमेंट मिलता था, साथ ही साथ जो ब्रिटिश अम्पायर जो है वो यहाँ पे पावरफुल हो रहा था, उनकी आर्मी यहाँ पे पावरफुल हो रही थी और भारतीय राजा जो है यहाँ पे कमज़ोर हो रहे थे। तो इसी पॉलिसी से ब्रिटिश आर्मी ने जो मेंटेनेंस और ये जो बहाना बना के कि हमारी आर्मी ज़्यादा पावरफुल है तो हम तुम्हें ज़्यादा अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकते हैं दूसरे राजाओं से, तो इससे क्या हुआ, बहुत सारे राजा जो हैं वो इसमें आ गए। ठीक है। अब दूसरी चीज़ एक और इन्होंने की इसी ट्रीटी में, कहा कि ये जो इंडियन रूलर है जिसके साथ सब्सिडरी अलायंस होती है, ये किसी भी यूरोपियन को, दूसरे यूरोपियन को ब्रिटिशर्स के अलावा अपनी यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकता। यानी कि जैसे पहले टिप्पू सुल्तान देता था अपने यहाँ पे फ्रेंच ऑफिसर्स को वो बुला के उनसे ट्रेनिंग दिलाता था अपनी आर्मी को, ये चीज़ें होती थी ना, तो ये चीज़ें नहीं हों इसीलिए यूरोपियंस ने ये टर्म्स भी इसमें डाल ली। और इसका मकसद यही था कि फ्रांस का जो हस्तक्षेप है भारतीय राजाओं में उसको हटाना। ब्रिटिशर्स नहीं चाहते थे किसी भी तरीके का डोमिनेंस फ्रांस यहाँ पे बढ़ाए। ठीक है। साथ ही साथ एक और चीज़ जो थी, फॉरेन पावर्स जो होती हैं, एक राजा के पास आर्मी के साथ साथ अपने फॉरेन रिलेशंस भी तो होते हैं, फॉरेन अफेयर्स जो होते हैं उनको भी इन्होंने अपने हाथ में ले लिया। ब्रिटिशर्स ने कहा कि किसी दूसरे राजा के साथ अगर आपको कोई ट्रीटी साइन करनी है तो आपको गवर्नर जनरल से उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। तो आर्मी भी चली गई, पुलिस भी चली गई, ये फॉरेन अफेयर्स भी चले गए, और साथ ही साथ टैक्स का जो पैसा है, मेंटेनेंस जो आर्मी का मेंटेनेंस है वो भी उनको चुकाना पड़ रहा है। तो ये जो बेसिकली रूलर जो था, ये इसके पास कोई ताकत बची नहीं थी, ये रूलर बस पपेट रूलर बन के रह गया था ब्रिटिशर्स का। तो ये सब्सिडरी अलायंस था। सबसे पहले इस वेल डॉक्यूमेंटेड सब्सिडरी अलायंस सिस्टम को जिस व्यक्ति ने साइन किया वो था निज़ाम ऑफ हैदराबाद। तो हैदराबाद स्टेट जो है इसने सबसे पहले इस पॉलिसी को साइन किया। उसके बाद मैसूर जो है आपको पता है 1799 में हार गया था, टिप्पू सुल्तान को हरा दिया गया था, टिप्पू सुल्तान की यहाँ पे हत्या कर दी थी ब्रिटिशर्स ने, और उसके बाद मैसूर को ज़बरदस्ती ये ट्रीटी साइन करनी पड़ी। फिर तंजौर, ये भी साउथ इंडिया में, और फिर उसके बाद अवध का अनेक्सेशन, अवध की जो है साथ ट्रीटी साइन की थी। अनेक्सेशन तो चलो बाद में होता है डलहौजी के समय पे। तो अवध को 1801 में सब्सिडरी अलायंस के अंदर कंप्लीटली आना पड़ा। पहले अवध कहते हैं कि अवध ने पहले साइन कर दी थी, सबसे पहले अवध ने साइन की सब्सिडरी अलायंस। वो सब्सिडरी अलायंस नहीं थी, वो एक ट्रीटी थी, इलाहाबाद की ट्रीटी थी। उसकी जो टर्म्स थी वो कुछ हद तक सब्सिडरी अलायंस के जैसी ही थी, लेकिन वो सब्सिडरी अलायंस जो है वो एक वेल डॉक्यूमेंटेड जो फरमान लाया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, वो तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय लाया गया। तो अवध है 1801 में है। फिर पेशवा, सिंधिया और ग्वायकाड़, ये मराठे होते थे, और आपको पता है पेशवा है, सिंधिया है, ग्वायकाड़, ग्वालियर में सिंधिया होते थे, ग्वायकवाड़ होते थे ये यहाँ पे। तो ये पूरा सब मराठा अंपायर में अलाइज हुआ करते थे पेशवा के। तो इन लोगों ने जब एंग्लो मराठा वॉर हुआ, दूसरा एंग्लो मराठा वॉर हुआ, उसमें इन्होंने ट्रीटी साइन कर ली 1802 और 3 के अंदर। पेशवा, सिंधिया, ग्वायकवाड़ ये सब हार गए थे, भोसले ने नहीं करी थी यहाँ पे। तो इन सभी लोगों ने ट्रीटी साइन कर ली थी 1803 आते आते दूसरे एंग्लो मराठा वॉर में। तो एंग्लो मैसूर वॉर जो चौथा है और दूसरा एंग्लो मराठा वॉर है, वो इस समय के बीच में लड़ा गया ना, 1798 से लेकर 1805 के बीच में। वो समय लॉर्ड कॉर्नवालिस का था। इन्होंने इस ट्रीटी को, इन जो भी लोगों को हराया उनसे ये ट्रीटी साइन करवाई। ठीक है। तो अपने यहाँ पे उनकी लीडरशिप आ गई। ठीक है। अब देखिए, अगर इस मैप को आप ध्यान से देखें तो वो देखेंगे आप, ये तो इलाका जो है डार्क जो येलो और या फिर आप ब्राउनिश बोल सकते हैं, ये वाला जो इलाका है ये तो ब्रिटिशर्स ने जीत लिया था बक्सर की लड़ाई के बाद, और धीरे धीरे 1797 तक इनका ये टेरिटरी थी। ठीक है। नॉर्दर्न सरकार भी इनके अधीन आता था। लेकिन बाद में क्या है, 1797 से लेकर 1805 के बीच में आपको पता है एंग्लो मैसूर और एंग्ला मराठा वॉर हुई। तो वहाँ पे इन्होंने काफ़ी सारी टेरिटरी को जीत लिया, और जीता तो कौन सी टेरिटरी जीती, ये येलो वाली ट्रीटी, ये मराठों से जीत ली, ये मैसूर से जीत ली, ये वाला इलाका कर्नाटक से जीत लिया। तो धीरे धीरे करके ये वाले इलाके इन्होंने एक्विजिशन से अनेक्स कर लिए समय के साथ साथ। फिर ये जो ट्रीटी है इन्होंने साइन की, हल्का जो येलो कलर का मैप है, निज़ाम के साथ ट्रीटी साइन कर ली है, राजपुताना के साथ कर ली है, मैसूर के साथ कर ली है। ये सारे जो वो इलाके हैं जिनके साथ इन्होंने सब्सिडरी अलायंस को सिस्टम को साइन करवाया। ठीक है। ये आपको दिख ही रहे हैं। तो धीरे धीरे जो ब्रिटिशर्स के जो डोमिनेंस है वो भारत में बढ़ता चला गया, और इन्होंने सब्सिडरी अलायंस के थ्रू भी बहुत सारे इलाकों को अनेक्स किया। फिर बात आती है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की, जिसको भारत में आप सभी को पता होगा लॉर्ड डलहौजी ने एक तरीके से भारत में इसकी लॉन्च किया था। लेकिन डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है इसका मतलब क्या है, राज्य हड़प नीति।
राज्य हड़प नीति बोलते हैं इसको। राज्य हड़प नीति में बेसिकली क्या था, अगर बहुत ही सिंपल शब्दों में आपको कहा जाए तो वो ये था कि अगर कोई राजा है और उसकी कोई संतान नहीं है, उसका कोई बेटा नहीं पैदा हुआ है, उसकी ब्लड लाइन से कोई बेटा नहीं है, उसका रियल बेटा नहीं है, और उसने कोई बेटे को गोद ले लिया, किसी दूसरे लड़के को गोद ले लिया, तो गोद लिया हुआ जो लड़का है, इस लड़के को प्राइवेट जो प्रॉपर्टी है, इस राजा की प्राइवेट प्रॉपर्टी है, उसमें तो हक मिलेगा कि भाई ये तो गोद लिया हुआ बेटा है तो प्राइवेट प्रॉपर्टी में तो हक मिलेगा, लेकिन राज नहीं मिलेगा, इसको राजा नहीं बनाया जाएगा। क्यों? क्योंकि ऐसा कहा गया कि ये जो है राज नहीं कर सकता, इसने इसको प्राइवेटली गोद लिया है तो इसकी प्राइवेट उसमें प्रॉपर्टी में इसको हिस्सा देंगे, लेकिन राजा इसको नहीं बनाएंगे। ठीक है, अब ऐसा कैसे हुआ? ये जो पॉलिसी है ये ब्रिटिशर्स लेके आए, लेकिन इससे पहले भी इसकी कुछ चीज़ें थी, तो उसको हमें समझना पड़ेगा। आप एक बात सोचेंगे कि गोद लिए हुए बेटे से रिलेटेड कंक्लूजन क्या निकलता था? पहले क्या होता था? सक्सेशन लॉज क्या थे? पहले क्या होता था कि ब्रिटिशर्स के आने से पहले या उससे पहले कोई गोद लिया हुआ बेटा राजा बनता था कि नहीं बनता था? तो अगर आप हिंदू लॉज की बात करें, जो हिंदू लॉज में राजा बनने की जो तरीके हैं, उसमें अगर सक्सेशन लॉ की बात करें तो यहाँ पे कोई भी कंप्लीटली कंक्लूजन आपको देखने को मिलता नहीं है कि कोई ऐसा लॉ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि गोद लिया हुआ बेटा नहीं बन सकता या बनेगा। तो इस बारे में कोई ज़्यादा यहाँ पे क्लियरिटी मिलती नहीं है। ठीक है, और इसी क्लियरिटी नहीं मिलती है, इसी का ब्रिटिशर्स ने फ़ायदा उठाया। हालांकि ऐसा नहीं है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है लॉर्ड डलहौजी से पहले किसी ने किया नहीं है, किसी राज्य को हड़पा नहीं है इस बेसिस पे कि उस राजा का बेटा नहीं है। ऐसा हुआ है बहुत समय, बहुत जगहों पे हुआ था। अगर महाराजा रणजीत सिंह का इतिहास आप देखें तो उन्होंने भी कुछ इलाकों को, जो फ्यूडलरी थे, उनके फ्यूडलरी जो लॉर्ड्स थे, जहाँ पे उनके यहाँ पे अधीनता में काम करते थे, जब उनके कोई बेटा नहीं हुआ और उन्होंने बेटा गोद लिया, तो उस बेटे को उन्होंने राजा बनाने से मना कर दिया और उन इलाकों को उन्होंने जीत लिया। तो महाराजा रणजीत सिंह ने भी ऐसा किया है और बहुत सारे राजाओं ने अलग अलग हिस्सों में छोटे छोटे ऐसे काम आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये ऐसी कोई पॉलिसी बना दी कि राजाओं ने अपने यहाँ पे ये घोषणा कर दी कि जिस राजा के यहाँ पे बेटा नहीं है तो उसका राज्य जो है वो हड़प लिया जाएगा। ऐसी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल बना हुआ नहीं था। तो ये क्या है, आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पे इनकंक्लूजन दिख रहा है, कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है कंप्लीटली जिसमें आपको ये चीज़ मिले कि इसका रूल क्या है। सक्सेशन लॉ जो है वो यहाँ पे क्लियर नहीं है। तो इसी का फ़ायदा उठा के लॉर्ड डलहौजी, जो भारत में 1848 से लेके 56 के बीच में भारत में आया, और इस व्यक्ति की जो सोच थी वो यही थी कि ब्रिटिश अंपायर को एक्सपांड करना है। इसने ये नहीं सोचा, पहले के जो गवर्नर जनरल थे उनका कई बार ये मोटिव रहता था कि हमारे पपेट्स को हम यहाँ पे राजा बना दें, हमारे पास पावर रहेगी, लेकिन हम उस राज्य को अनेक्स नहीं करेंगे, कंप्लीटली अपनी हम रूल नहीं करेंगे, ऐसा उनका मानना हुआ करता था ज़्यादातर का। लेकिन लॉर्ड डलहौजी का कुछ अलग सोच थी और उसने सोचा कि हम ये जो छोटे मोटे लीडर हैं इनको हटा के ब्रिटिश टेरिटरी को क्यों ना बड़ा बना लें और ब्रिटिश अंपायर को ही बड़ा करें, क्योंकि ये कल को बीच बीच में रिवोल्ट करते रहते हैं तो हम उनसे क्या है उलझते रहते हैं। इससे अच्छा क्या है उस राज्य को कंप्लीटली ही अनेक्स कर लिया जाए। तो उनके लिए एक ये पॉलिसी लेके आए डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, राज्य हड़प नीति। और इसमें एक प्रिंसिपल क्या था, इसमें यही था कि अगर किसी राजा के रियल बेटा नहीं है, वो संतान जो है वो गोद ली हुई है अगर, तो उसको प्राइवेट प्रॉपर्टी में तो मिलेगा हक, बाकी राज्य का राजा उसको नहीं बनाया जाएगा। और इसी की वजह से ये भी एक बहुत बड़ा रीजन बना था 1857 की जो क्रांति हुई थी, सिपोय मिटिनी जिसको बोलते हैं, या फर्स्ट इंडिपेंडेंस वॉर जो है, उसके पीछे ये डलहौजी की जो पॉलिसीज़ हैं ये भी बहुत बड़ा रीजन बनी थी। क्योंकि यहाँ के जो राजा थे, जो यहाँ के प्रिंसली स्टेट्स थे, बहुत ज़्यादा इस चीज़ से तनावपूर्ण स्थिति में थे, गुस्सा थे कि उनके राजा को हटा के ब्रिटिशर्स यहाँ पे टेरिटरी को अनेक्स कर रहे हैं। ठीक है, तो उसका मकसद ये था कि पूरे एरिया को वो अनेक्स कर देगा, और इसको डलहौजी जो है बड़े एरिया को अनेक्स करना चाहता था। इसी पॉलिसीज़ के तहत, और ये जो समय था 1848 से 56 के बीच में, तो ये ब्रिटिशर्स के लिए बड़ा मज़ेदार समय था कि यहाँ जो भारत के राजा थे उनमें बहुत सारे ऐसे राजा थे जिनके यहाँ पे संतान नहीं था, उनके कोई बेटा नहीं था, जन्म से बेटा नहीं था, वो गोद लेके अपने बेटे को रूल पे बिठाना चाहते थे। उसी में से था सतारा, ठीक है, ये मराठों के अंडर आता था, झांसी महारानी लक्ष्मीबाई वाला, नागपुर, उसके अलावा छोटे छोटे काफ़ी सारे स्टेट्स थे, जैतपुर है, संबलपुर है,
बाग घाट है मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में ये संबलपुर है। ये जो स्टेट्स हैं यहाँ पे क्या हुआ, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है वो लगाई जा सकती थी क्योंकि राजा के यहाँ पे बेटा नहीं था। ठीक है, तो इसी की वजह से झांसी ने जैसे विरोध किया, महारानी लक्ष्मीबाई लड़ी इस चीज़ के खिलाफ, और 1857 की क्रांति में भी उनका पार्टिसिपेशन आप भूल नहीं सकते, हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे ही। तो क्या किया लॉर्ड डलहौजी ने, अवध को, अब इन 7 इलाकों को तो जीत लिया डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के थ्रू, और उसके बाद उसको अवध को जीतना था, लेकिन अवध में जो उस समय नवाब था उसके तो बेटे थे बहुत सारे, उसके बेटे थे, तो उसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के थ्रू तो नहीं हटाया जा सकता। तो किस नाम पे हटाया, वाजिद अली शाह को कहा कि भाई ये मिस गवर्नमेंट कर रहा है, ये आदमी सही से गवर्नमेंट कर नहीं रहा है, अपनी जो शासन है उसको सही से नहीं चला रहा है। ये बात सही है कि वाजिद अली शाह मिस गवर्नमेंट कर रहा था, ये बात ठीक है, वो इतना अच्छा रूलर नहीं था और एफिशिएंट भी नहीं था, लेकिन आगे चल के अवध की और भी ज़्यादा ख़राब हालत हुई ब्रिटिशर्स के अधीन, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने तो अवध को और भी ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया। तो इनका कोई ये मतलब नहीं था कि ये मिस गवर्नमेंट कर रहा है और हम बहुत अच्छी गुड गवर्नेंस करेंगे, इनको बेसिकली अवध को जीतना था, और 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने अवध को भी जीत लिया। ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन बना आगे चल के 1857 की क्रांति का, इंस्टेंट रीजन्स में से एक ये था। ठीक है, तो ये जो इलाके हैं काफ़ी बड़े जो स्टेट्स हैं, देखो 7 तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के थ्रू, और एक 8वां स्टेट जो है ये इन्होंने इस तरह से जीता इन पॉलिसी मिस गवर्नमेंट के थ्रू। साथ ही साथ बहुत सारे एनेक्सेशन वॉर भी लड़े, जैसे एंग्लो सिख वॉर लड़े, तो दूसरा एंग्लो सिख वॉर जो है वो डलहौजी के समय लड़ा गया, तो डलहौजी ने सिख अंपायर को भी ब्रिटिशर्स की जो टेरिटरी है उसमें मिला लिया। तो इस तरीके से 8 सालों में डलहौजी ने बहुत बड़े अंपायर को ब्रिटिशर्स के यहाँ पे फैलाया। अगर बात करें तो सम क्वार्टर मिलियन यानी कि 2.5 मिलियन स्क्वायर माइल्स जो है वो मिलाया भारत में, तो बहुत बड़ा इलाका होता है, लगभग 25 लाख मिलियन इन्होंने टेरिटरी को यहाँ पे मिलाया है, तो बहुत बड़ी बात है ये। ठीक है, तो ये इलाका इसने जब मिलाया तो इससे ब्रिटिशर्स को क्या हुआ, बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, और उनका इलाका जो है, उनका जो एरिया है वो एक्सपांड हो गया, और भारतीय राजाओं की स्वायत्ता है, उनके जो पावर थी वो धीरे धीरे बहुत ही कमज़ोर हो गई। तो 1757 से लेके 1857 के बीच में अगर आप मैप में तुलना करेंगे, जब प्लासी को जीता था और उसके बाद 1857 की अगर बात करें, तो ये जो पिंक कलर का मैप है ये सारा ब्रिटिशर्स का था, और ये निजाम ऑफ हैदराबाद है, कहने को ये स्वतंत्र है लेकिन इसने सब्सिडरी अलायंस को साइन कर रखा है, और ये ब्रिटिशर्स की कंप्लीट एक तरीके से डोमिनेंस को स्वीकार करता है। ठीक है, तो येलो कलर वाले मैप ज़्यादातर वो हैं जिन्होंने सब्सिडरी अलायंस को साइन, ग्रीन कलर वाले जो हैं उनको सब्सिडरी अलायंस को साइन कर रखा है, मैसूर ने भी कर रखा था हालांकि। तो यहाँ पे प्रिंसली स्टेट्स थे, उनके पास भी पावर नहीं थी, और ये तो डायरेक्टली इनके रूल में आया करता था ब्रिटिश इंडिया की, यानी कि टेरिटरी को बहुत ज़्यादा बड़ा कर लिया था 1857 आते आते। उसके बाद क्या आता है आपको पता है, 1857 की क्रांति, और उनके बाद ब्रिटिशर्स ने ये वादा किया भारतीय राजाओं से कि वो अब इनकी टेरिटरी को अनेक्स नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें थी, ये तीनों पॉलिसीज आप आई होप आप समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आने वाले वीडियोज़ को देखने के लिए। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे, सी यू नेक्स्ट लेक्चर।